नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो सत्र है 2023-24 वो वाली पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। पुस्तक तो वही है पुरानी वाली, लेकिन क्या है कि जो पुरानी थी ना 19-20 की या फिर 21-22 की, उसमें से कुछ पाठ हटा दिए हैं 2023-24 की सत्र में से। तो अपन को 23-24 के जो सत्र में जो पाठ है उनको ही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा वास, ज्योग्राफी है कक्षा 6 की। हर एक लाइन, हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीधी की सीधी लाइन उठा के दे दी जाती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी हमारा वास कक्षा 6। ये देखिए, रेटिनलाइज्ड 2023-24। ठीक, कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक दिसंबर 2000 संशोधित संस्करण। अब चल इसको पढ़ लेते हैं। आमुख राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। नई राष्ट्रीय पाठचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें ये मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना कि वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेगी कि पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूह में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। हाथ से एनसीईआरटी इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार विभा पार्थसारथी की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया। इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्रियों, सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जे.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति मॉनिटरिंग कमेटी ठीक के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एनसीईआरटी टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी, जिसमें भावी संशोधनों में मदद ली जा सके। निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद। पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय शैक्षिक द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है। पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना। ठीक है, एक कक्षा के किसी विषय में इससे निचली कक्षा ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना, यानी उनको हटा दी जो सेम है। कठिनाई स्तर विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों को अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हो। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना वर्तमान संस्करण पर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है। सही है भाई, ठीक। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति स्पेक्टर कम्युनिकेशन नई दिल्ली हिंदी नई दिल्ली। स्पेक्टर कम्युनिकेशन अर्पणा पांडे। आगे चलते हैं वह ये विषय सोचिए भाई, ठीक। यहाँ से अपने काम की चीज़ आ रही है। पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ और मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारा देश भारत। 6 पाठ है, ठीक। अब अपन को पढ़ना है पहला पाठ। पहला पाठ है सौरमंडल में पृथ्वी, सेकंड है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, थर्ड मानचित्र, चौथा पाठ है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पांचवा, और हमारा देश भारत। ठीक, पहला पाठ लेते हैं। भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोबारा देख लें भारत का संविधान। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है ना पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है। क्वेश्चन वो ये देगा, बताइए भारत की जो संविधान के उद्देश्य का है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। मिलते जुलते शब्द देगा लेकिन वो होगा नहीं, और 3 इनमें से होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा, ठीक। क्रम से क्या है? क्रम से यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। सामाजिक आर्थिक, पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है, फिर राजनीतिक है। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब आ रहा है भाई साहब पहला पार्ट, ठीक। सौरमंडल में पृथ्वी, ये सौरमंडल है अपना। आई बात समझ में? ये सूर्य है, हाँ, पृथ्वी, फिर मंगल, बुध एरिया भाई, छोटा सा देखिए, सुन मेरी बात, है ना। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है या शुक्र है? बुध है ना। बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी, फिर मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद में शनि, फिर नेपच्यून और यूरेनस, प्लूटो। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, ठीक। सौरमंडल में पृथ्वी, आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु भी दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, सही है, नहीं कर सकते, काफ़ी संख्या में तारे हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, ठीक है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यह पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक। वो ये पूछेगा, बताइए पूर्णिमा कब आती है या फिर अमावस्या किसे कहते हैं? आप पूर्ण चंद्र को यानी पूरे चंद्रमा को बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक। और 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते, इसे बोलते हैं अमावस्या। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली
वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। आई बात समझ में? क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। आई बात समझ में? तो पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूरे चंद्रमा को। और अमावस्या 15 दिन बाद, है ना, काली रात होती है अमावस्या में। फिर क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा वो, बताइए खगोलीय पिंड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? ये या फिर ये है, या फिर ए बी है, या फिर सी है, या फिर कोई नहीं है। या फिर कथन दे देगा कि कौन सा सत्य है, कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा कथन सत्य की व्याख्या करता है, कौन सा नहीं करता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा, ठीक है ना, तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होती है एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई। कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें। कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छिद्र करें। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। अंधेरे में कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनियों को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। ये है भाई उत्तर दिशा, पूर्व, पश्चिम, ठीक, और ये ध्रुव तारा है। सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। सप्तऋषि तो ये है, और ये जो दो उनकी सीध में है ना, ये दो तारे नीचे वाले 1 2 3 4 5, ये नीचे वाले ना, इनकी सीध में डायरेक्ट ध्रुव तारा है भाई साहब, ठीक। हमारे यहाँ इन तीनों को हिरनी बोलते हैं। ये तो सप्तऋषि है, ये हिरनी है, आकाशगंगा है। इसके बाद में कुछ रोचक तत्व। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। वो ये पूछ लेता है कि बताइए किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। यहाँ पर नहीं है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों
के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन चलों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। केंद्र के चारों ओर चले हैं, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस। इसके बाद में रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने वैसे ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल। वो क्वेश्चन देगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन नक्षत्र मंडल है ना। एक ऑप्शन इसमें से देगा और बाकी मिलता जुलता और देगा ऑप्शन। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर, बिग बियर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन नक्षत्र मंडल में है? अर्सा मेजर, बिग बियर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सात ऋषि संत, ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर, ठीक, या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, सप्त यानी 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन वही सप्तऋषि है ना, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर का भाग है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों का तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। अब वो ये पूछ लेगा, बताइए ध्रुव तारा रहता है उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिण उत्तर में, ओनली उत्तर। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर ये आया था, जो अपने प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो अपने प्रकाश से चमकते हैं निम्नलिखित में से कौन है? ग्रह, उपग्रह, ऐसे वगैरह ऐसे था कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है पारिश्रमिक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। प्लेनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर
यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आई बात समझ में? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिस अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है भाई, प्रतीत होगी। ठीक, ये है भाई साहब, ठीक, अपना सौर मंडल। दूरी मिलियन किमी में 1 मिलियन 10 लाख किलोमीटर है। दूरी मिलियन किलोमीटर में 1 मिलियन बराबर 10 लाख है ना। जब ये सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य के बाद में है इंग्लिश टर्म से भी पूछ ली जाती है। तो बताइए सूर्य के बाद में कौन सा ग्रह है? मरकरी, यहाँ पर वीनस, यहाँ पर मार्स, ऐसे पूछ लेता है वो। तो सूर्य के बाद में बुध है ना 58, फिर नहीं, हाँ बुध ये है ना। बुध के बाद में शुक्र 108, फिर शुक्र के बाद में है पृथ्वी 150 है भाई, ठीक। मंगल मार्च 228, फिर ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ये आर पार चारों तरफ है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तब आता है क्या? जुपिटर 748, जुपिटर है, ठीक। 58, ये मिलियन दूर है, ये है 58 मिलियन, 108 मिलियन, 150 मिलियन, 228, ये 778। बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर। इसके बाद में चलते हैं है ना, बृहस्पति के बाद में शनि है ना 14,27,1427 मिलियन, ठीक। शनि 1427 मिलियन। अब जे के बाद में आता है यूरेनस 2869 है ना। यूरेनस के बाद में है नेपच्यून सबसे दूर है भाई, नेपच्यून 4496। वो ये पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है, बताइए निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, या फिर दूरी से नज़ीक या नज़ीक से दूरी, ठीक है ना, सूर्य से या फिर पृथ्वी के, ऐसे पूछ सकता है वो कि भाई चल और यहाँ पर दे दिया कि भाई बृहस्पति, शनि और यूरेनस है, नेपच्यून है, इनको क्रम से व्यवस्थित करिए दूरी के हिसाब से, ठीक। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह पट्टी, फिर जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद में है शनि के बाद में यूरेनस। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन, ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि ये बताइए चंद्रमा अपनी परिक्रमा पृथ्वी पर
पूरी करता है, कुछ ऐसे था। जो उसमें था 27.5, 28.5, 29.5, 29, कुछ ऐसे था। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन। सूर्य बस शुक्र है ना, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन। इसके बाद में पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 1। मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 2। मंगल। आंतरिक ग्रह, सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह। जिसके बाद में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 69 दिन। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। चंद्रमा की संख्या का मतलब यहाँ पे ये है उपग्रह। आई बात समझ में? 53 है भाई बृहस्पति में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल, ठीक है ना, 29 साल। यानी कि जो जो दूरी सूर्य से दूर होते जाते हैं अपन, ग्रहों की दूरी होती जाती है, जो जो टाइम लगेगा ना भाई परिक्रमा लगाने में, तो 11 साल 11 महीने। अपने अक्षों पर तो ये भाई 9 घंटे अपने अक्ष पर, यानी कि खुद जो चारों में चक्कर लगाता है ना, जैसे यहाँ से शुरू करिए खुद का चक्कर, ये जैसे पृथ्वी अपना एक दिन बढ़ता है ना 24 घंटा में, ऐसे 9 घंटे 54 मिनट का दिन होता है यहाँ पे बृहस्पति। लगभग 53 चंद्रमा की संख्या है, यानी पूरे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूमना 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। 53 बराबर है, नहीं 56 है सबसे ज़्यादा बृहस्पति। ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज़्यादा ऊपर किसके हैं, बृहस्पति या शनि? बृहस्पति 56। वायग्रह, सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। अब इसके बाद में है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27। नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल। सबसे दूर कौन सा है, यूरेनस या नेपच्यून? जब यूरेनस नहीं है, नेपच्यून है, ठीक है। 84 साल, ये 164 साल, लेकिन जो अपनी अक्ष पर जो घूर्णन है वो लगभग सेम सा ही है, 17 घंटे 14 मिनट, ये 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13। कितनी है, ये है लगभग 27 उपग्रहों से। यूरेनस के ज़्यादा हैं यार, 27 उपग्रह है, और चंद्रमा की संख्या 13। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द करता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द करते हैं सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है ना, वो कैसे भी पूछ सकता है। बताइए सोल किन कहानियों में कहा जाता है? रोमन कहानियाँ भाई। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका अर्थ उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। दोबारा से देख लेते हैं।
शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ठीक है ना। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया है, ग्रीक या लैटिन? ग्रीक है, ग्रीक भाषा से। ग्रीक 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 ग्रीक, लैटिन नहीं है, ग्रीक है भाई। जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जब लॉजी, जूलॉजी, ज्योमेट्री, जोआइड, जो प्लस लॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जूलॉजी, जो प्लस मेट्री पृथ्वी का मापन, ज्योमेट्री। ठीक है ना, पृथ्वी का मापन। जोऑइड पृथ्वी का आकार के अनुरूप। अब वो कैसे भी दे सकता है, उसने दे दिया। बताइए ये जो पृथ्वी के आकार के अनुरूप वो किस में अध्ययन किए जाते हैं? जूलॉजी में, ज्योमेट्री में, जोआइड में। पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जोआइड, जोआइड। ऑइड है, ऑइड, जोऑइड। ज्योमेट्री में पृथ्वी का मापन, ज्योमेट्री में पृथ्वी का मापन है। मापन अलग है और आकार अलग है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ज्योमेट्री, जोआइड, जूलॉजी। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। मोहित हुआ है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। अब है भाई साहब, सोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक या लैटिन? ग्रीक। किधर है? ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी लिया गया है तो सोल, सोल रोमन कहानियों से। ठीक, आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। और वो ये पूछ लेगा, बताइए सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 6, 7, 8 या फिर 7, 8? जवाब पर करेंगे 7, 8? नहीं, एकदम करेक्ट, 8 ग्रह। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अगर अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। अब है भाई साहब सूर्य। ठीक, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे
बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आ चुका है भाई साहब ये क्वेश्चन, ये नहीं आया लेकिन ये आया था। बताइए पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है? जब 15 करोड़ 14 करोड़ है ना। सूर्य दूर है अपन से, हाँ, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 15 करोड़। कितनी? 15 करोड़, ठीक। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन आएगा 14 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़, ठीक, 16.5 करोड़, जब 15 करोड़। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे कि ये सूर्य है तो दूरी के अनुसार वे हैं, बुध है, फिर शुक्र है ना, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, है ना। तो मंगल में देख बुध छोड़ दे तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शुक्र छोड़ दे तो शनि। तो बुध यानी कि शुभ बार है, बुध शुक्र पृथ्वी, उल्टा सुल्टा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बुध के बाद में शुक्र और पृथ्वी, जैसे कि ये पृथ्वी है तो बुध और शुक्र, फिर ये पृथ्वी होगी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। 1 2 3 4 5, पृथ्वी के बाद में 5 और ग्रह है भाई, पृथ्वी के बाद में इधर साइड, ठीक। 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन सा आ रहा है? एक तो मंगल है, मंगल के बाद में कौन सा ग्रह आएगा? बृहस्पति। तो शुक्र नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद में मंगल, बृहस्पति, फिर शनि छठवां पे, ठीक, छठवां नंबर पे शनि, फिर यूरेनस तथा नेपच्यून। बुध शुक्र पृथ्वी थर्ड पे है ना, पृथ्वी थर्ड पे है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वियर एफिकेंट मदर जस्ट सर्वाइव्ड यूएस नस्ट। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में हमें इसे केवल 88 दिन लगते हैं। आई बात समझ में? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। कौन से आकार में? दीर्घवृत्ताकार। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। किसके? सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन। यहाँ पे साल होती है 88 दिन की, ठीक, यानी लगभग 3 महीना। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको माना जाता है? शुक्र को। किसका? पृथ्वी का, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। दोबारा ले लें। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अगस्त 2006। पृथ्वी
सूर्य से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? पांचवा क्वेश्चन आ चुका है। बताइए आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन से आकार का ग्रह है? चौथा, तीसरा, पांचवा, दूसरा, पांचवा। भाई बुध के बाद में शुक्र आकार की दृष्टि से है, क्रम से तो ये थर्ड नंबर पे है दूरी के हिसाब से। यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जैसे कि ऐसी चपटी है, देखें ये ऐसे, जैसे कि यहाँ पे चपटी है, यहाँ पे चपटी है, ये है क्या? भू आब। ऐसे है पृथ्वी, देख ऐसे, यहाँ थोड़ी बहुत चौड़ी है, यहाँ चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आई बात समझ में? क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख है ना, 1.5 सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? दोबारा देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी कहाँ चपटी है? ध्रुवों के पास। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये टाइम भी पूछ लिया जाता है। बताइए सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट, 8.15 मिनट, 8.30 मिनट, 7.68 मिनट। किसी प्रकार से पूछ सकते हैं वो। नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? राकेश शर्मा और कल्पना चावला। कल्पना चावला तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया बीच में ही, लेकिन राकेश शर्मा गए थे। 20 जुलाई 1969 है ना। नील आर्मस्ट्रांग। अब है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,800 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना
कर सकते हैं। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और सूर्य 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 पृथ्वी 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS दोबारा से। उपग्रह किसे कहते हैं, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। इनसैट है ना, एक तो इनसैट है, इनसैट, IRS, एडुसैट। अब क्वेश्चन ये पूछेगा, ये बताइए IRS क्या है, भारतीय उपग्रह है या फिर विदेशी उपग्रह है या फिर अमेरिकन उपग्रह है, किस प्रकार ही पूछ सकता है। यहाँ पर IRS एक है ना, इनसैट, IRS, एडुसैट भारतीय उपग्रह हैं। रॉकेट का परीक्षण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। जीव एवं पौधों को जीवित रखने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अब है ना, ये आया था परीक्षा में कि बताइए चंद्रमा पृथ्वी पर चक्कर लगाता है जब 27.5 है ना, 28.5 और 29.5 ऐसे था, 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। सतह पर पर्वत है, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। सतह पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। दोबारा से ले लेते हैं, चल भाई देख, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अगर ये करेक्टली भी याद होता ना तो अपन कर देते, क्योंकि उस ऑप्शन में यही था 27.5, 28.5, तो बस लगभग की बात आ रही है तो 27 कर देते। एक फैक्ट को मिस करना, एक क्वेश्चन को गलत करना है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। कौन छाया बनाते हैं? पर्वत, मैदान एवं गड्ढे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर की छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच पाए जाते हैं?
ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1 और 2। वैज्ञानिकों अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। क्षुद्र ग्रह, ये क्वेश्चन आता है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति, यहाँ पर बृहस्पति शनि, यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति, तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये क्षुद्र ग्रह है भाई। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक पहली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा के एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश आकाश में, यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है, ठीक है ना। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा के एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, एक मिनट भाई, ये है आकाशगंगा। आई बात समझ में? ये आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, काफ़ी बड़ी है। और इन एक ही आकाशगंगा नहीं, काफ़ी आकाशगंगा है, ठीक। ये आकाशगंगा है। ये उजाला रहा है जो तारों का, छोटे छोटे समूहों का, वो उजाला है। ये पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा के एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ है? पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड, ठीक है ना। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। किसका भाग है? आकाशगंगा यानी मिल्की वे का भाग है हमारा सौरमंडल, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। ब्रह्मांड, इस क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ है? निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? दोबारा से देख लेते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है?
हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? किसी ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये तो शुक्र है ना। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? जैसे कि ये सूर्य है ना। जब बुध है, बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी। नहीं, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, जैसे कि ये सूर्य है। जब बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी। सही है, तीसरा पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये उत्तर है ना। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये मंगल बृहस्पति है। मंगल बृहस्पति आ गया ना। शनि बृहस्पति थे का ऑप्शन। का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं? ये भाई किसका है भाई? मिल्की वे का एक समूह विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। आकाश गंगा का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं। आकाश गंगा का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे ब्रह्मांड कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को सौर मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब है। शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी कक्षा नहीं, अपना प्रकाश तथा ऊर्जा नहीं होती। हाँ, ऐसे ही है। सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करें। छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा वहाँ के अपने अनुभवों को कक्षा में बताएं। पृथ्वी पर सौरमंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। हिंदी में सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में सूर्य के नामों का पता लगाएं। अपने मित्र, शिक्षक या पड़ोसियों की मदद लें। आप मानव सौरमंडल का निर्माण करके मनोरंजन के लिए यह खेल खेल सकते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण। ठीक, यह है देख, सूर्य, फिर बुध, शुक्र है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में है मंगल। यहाँ पर फिर क्षुद्र ग्रह है, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। सबसे छोटा चंद्रमा है ना। सबसे छोटा चंद्रमा बुध, मंगल, शुक्र एवं पृथ्वी लगभग समान लंबाई वाले। नेपच्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति पहले के चारों ग्रहों में लंबे लेकिन सूर्य से छोटे। अब सभी छात्रों को यहाँ से भी आ जाता है क्वेश्चन। सबसे लंबा है ना सूर्य, सबसे छोटा चंद्रमा बुध, मंगल, शुक्र एवं पृथ्वी लगभग समान लंबाई वाले। ठीक, दोबारा से देख लेते हैं। ये पाठ पढ़ा है भाई साहब अपन ने, है ना। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? पृथ्वी सौरमंडल, आकाशगंगा ब्रह्मांड। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाशगंगा। क्षुद्र ग्रह, तीन 3,84,400 किलोमीटर दूर। निम्न स्थान 20 जुलाई 1969, 8 मिनट। भुआ 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा और आकार में 5वां।
अगस्त 2006। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। शुक्र को पौराणिक रोमन कहानियों में सौर सूर्य देवताओं को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। शनि, बृहस्पति, ठीक गजब दे रखा है ना। सरकारी बुक तो सरकारी बुक होती है, इनका कोई तोड़ नहीं होता भाई। अर्सा मेजर तथा बिग बियर किसे कहा जाता है? यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या भविष्य होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद हैं। अगर इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे तो उनको और देख लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। ये क्वेश्चन आंसर है। इनसे क्या होगा कि अपन को जो अपन ने पाठ पढ़ा है ना, वो अच्छी तरह से समझा जाएगा। यानी कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जो पाठ का सार है वो अपने अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हैं इनको और निकाल लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का ये क्वेश्चन आंसर है। ग्रह और तारे क्या है कि कभी कभी जो छोटी छोटी चीज़ समझते हैं अपन उसको, तो जब परीक्षा में जब वो छोटी छोटी चीज़ आ जाती है ना, तो वो भारी भरकम चीज़ लगती है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शनों से टफ बनता है, वैसे टफ नहीं बनता क्वेश्चन। ठीक, तो पढ़ना ज़रूरी है। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह और तारे में अंतर है। ग्रह है, ये तारे हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा उष्मा नहीं होती। सही बात है। ग्रह के पास ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रह के पास बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जब कथन ए की व्याख्या करता है या ए की व्याख्या नहीं करता है, या फिर दोनों सत्य हैं दोनों गलत है, ऐसे आया था कुछ। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा उष्मा नहीं होती। ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है। ठीक साहब। अब आगे क्या आ रहा है? तारे के पास अपना प्रकाश तथा उष्मा होती है। समान रूप में तारे ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। तारे के पास अपना प्रकाश तथा उष्मा होती है। समान रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है। तारे के पास अपना प्रकाश तथा उष्मा होती है जैसे सूर्य। समान रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, उपग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून।
हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। बुध, ठीक है, इसके बाद में शुक्र, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। यानी शुरू में तो 2 कहाँ खड़ा है, ठीक, बुध शुक्र, लेकिन ये भी तो चक्कर पड़ सकता है। हाँ, तो बुध है ना, फिर शुक्र है, दोनों में वो की मात्रा है, तो बुध शुक्र, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है ना। मंगल के बाद में और यहाँ पे क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ समेत केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। सही है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? उत्तर, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। ये अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। अच्छा, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? उत्तर, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। ठीक है ना। ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों तारों, बादलों हैं तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। यानी कि अपनी जो कल्पना है ना, उससे भी बड़ा है। जितनी कल्पना कर रहे हैं उससे भी बड़ा है। कल्पना कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। ओड़ ही नहीं है भाई। और उसको भी ब्रह्मांड समझ रहे हैं जो अपने जाना है, देखा है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? जब जुड़वा ग्रह, जब ये शुक्र है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? जब तीसरा पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं ना, दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे किस दिशा? उत्तर है ना। फिर ध्रुव क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। जब एक में शुक्र हो गया, 2 में पृथ्वी और जो थर्ड में दीर्घवृत्ताकार, फिर उत्तर मंगल एवं सही है। फिर है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। यह है भाई तारों का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, उसे तारामंडल कहते हैं। ठीक, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को सौर मंडल नहीं, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा है तारों का और तारामंडल कहते हैं, फिर आकाशगंगा कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। चंद्रमा सही है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, ये तो पृथ्वी है। और ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती। ठीक है ना, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।